नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पानी की कीमत। कथानक विजय कुमार वत्स, संपादन प्रमिला जैन, चित्रांकन अजीत वसईकर। पुंठी का राजा सुहेल राजकाज में कुशल था। उसके राज्य में विद्वान, लेखकों, कवि आदि का खूब सम्मान होता था। कविवर, आपकी तेजमयी कविताओं को सुन हम प्रसन्न हुए। लीजिए, पुरस्कार ग्रहण कीजिए। उसी संध्या को, महाराज, सुना है आप राज दरबार में हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को बेवजह पुरस्कार देते रहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है महारानी प्रलंबा, हम योग्य व्यक्ति को ही पुरस्कार देते हैं। लेकिन महाराज, आप उन्हें पुरस्कार देते ही क्यों हैं? वे आपको छोटी छोटी बातें बता जाते हैं और आप उन्हीं छोटी छोटी व्यर्थ बातों से प्रसन्न हो उन्हें पुरस्कार देते रहते हैं। महारानी, तुम्हारा सोचना ठीक नहीं है। उनके द्वारा बताई छोटी छोटी बातें बड़ी ज्ञान भरी होती हैं। उनसे हमारा ज्ञान वर्धन होता है। जरा हम भी तो जाने महाराज कि उन छोटी छोटी बातों से आप कितने ज्ञानवान हुए हैं। कैसे इस बात को जान पाओगी महारानी? आपकी परीक्षा लेकर। हमारी परीक्षा लोगी तुम? नहीं, आपकी नहीं, आपके ज्ञान की परीक्षा लूंगी मैं महाराज। मैं ज्ञान की परीक्षा देने को तैयार हूँ महारानी। महाराज, यदि आप परीक्षा में हार गए तो मैं वचन देता हूँ कि आज से ही दरबार में आने वाले विद्वानों को मैं पुरस्कार देना बंद कर दूंगा। और महारानी, यदि मैं ज्ञान की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो तुम्हें वचन देना होगा कि आज के बाद तुम कभी भी मुझे विद्वानों को पुरस्कार देने से रोकोगी टोकोगी नहीं। बोलो, मंजूर है? मुझे मंजूर है महाराज। तो शुरू करो परीक्षा महारानी। महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, सुनिए। प्रत्येक बड़े त्योहार पर विक्रम नगर के राजा विक्रम राज्य में कोई न कोई प्रतियोगिता करवाते थे। विजयी प्रतियोगी को पुरस्कृत किया जाता था। एक बार होली के त्योहार पर राजा विक्रम ने दरबार में प्रतियोगिता की घोषणा की। इस बार होली के दिन राजमहल की सबसे ऊंची छत से छलांग लगाकर जो नीचे आने पर भी सकुशल रहेगा, उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। राजा विक्रम की घोषणा सुन दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। राजमहल की सबसे ऊंची छत जमीन से लगभग 150 फुट ऊंची है। वहां से छलांग लगाने वाला सकुशल तो क्या, जीवित भी नहीं बच पाएगा। लगता है महाराज सनक गए हैं, तभी तो ऐसी विचित्र प्रतियोगिता करवा रहे हैं। प्रतियोगिता तो तब होगी जब कोई प्रतियोगिता में भाग लेगा। एक भी प्रतियोगी प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं आया। होली में 2 दिन शेष हैं और अभी तक कोई भी प्रतियोगी प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं आया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह तो हमारी घोषणा का सरासर अपमान है। महाराज बताइए, 150 फुट ऊंचे से नीचे कूदने पर क्या कोई जीवित बच सकता है? राजा विक्रम की घोषणा सुन क्या कोई प्रतियोगी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आ सकता है? महारानी, इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, बस बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। बुद्धि का इस्तेमाल कर 150 फुट ऊंचे से नीचे कूदने पर भी सकुशल बचा जा सकता है और प्रतियोगिता को जीता भी जा सकता है। कैसे, जरा हमें भी तो बताओ महाराज। तो सुनो महारानी, ठीक होली के दिन एक युवक राजा विक्रम के दरबार में आया और राजा विक्रम से बोला, महाराज, मैं छलांग लगाऊंगा राजमहल की छत से। युवक, क्यों जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो तुम? महाराज, आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं मौत के मुंह में जाऊंगा ही? मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा तो लेने दीजिए पहले, तभी कोई फैसला कीजिए। बड़े दुस्साहसी मालूम पड़ते हो। राजा विक्रम उसी समय उस युवक के साथ राजमहल की छत पर पहुंचे। युवक, प्रतियोगिता के अनुसार तुम्हें यहाँ से नीचे कूदना है और सकुशल भी रहना है। जी महाराज। तो लगाओ छलांग। जो आज्ञा महाराज। युवक ने जैसे ही छलांग लगाई, पलक झपकते ही महल के नीचे मैदान के चारों कोनों में खड़े लोगों ने धरती के ऊपर बड़ा सा जाल लगा दिया। अरे, यह क्या, नीचे जाल? युवक सीधा उस जाल पर जा गिरा। ओह! राजा विक्रम सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। देखा महाराज, मैं कूद कर भी सकुशल बचकर प्रतियोगिता जीत गया हूँ। लेकिन तुम तो जाल पर गिरे हो। ऐसी अवस्था में तुम्हें सकुशल तो रहना ही था। महाराज,
घोषणा में आपने जमीन पर गिरने की नहीं, नीचे आने पर सकुशल रहने की बात कही थी, वह मैंने पूरी कर दी है। शाबाश युवक, तुम हमारी घोषणा का सही सार समझे हो। राजा विक्रम ने युवक को पुरस्कार दिए। कहो महारानी, हम तुम्हारी ज्ञान परीक्षा में उत्तीर्ण हुए या नहीं? महाराज, निश्चय ही आप परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हो। तो फिर शर्त हारने के कारण अब तुम कभी भी हमें विद्वानों को पुरस्कार देने से रोकोगी टोकोगी नहीं। जो आज्ञा महाराज। मैं तो महाराज को नीचा दिखाना चाहती थी, पर स्वयं ही मात खा बैठी। अगले दिन ही दरबार में वसक नाम का एक विद्वान आया। श्रीमन, हमें किसी वस्तु विशेष की महत्ता के बारे में कुछ बताइए। राजन, मैं तुम्हें पानी की महत्ता पर कुछ बातें बताऊंगा। महाराज, पानी जीवन का सार है, पानी के बिना सब व्यर्थ है, इसलिए आप पूरे राज्य में कई नहर, तालाब, बावड़ी आदि खुदवाइए, साथ ही पानी को इकट्ठा करने के लिए बांध भी बनवाइए। ठीक है श्रीमन, मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा। राजा सुहेल ने खुश होकर वसक को 200 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। उस शाम जब राजा सुहेल महल में पहुंचा, महाराज, सुना है आप आजकल सोना और पानी एक ही तराजू से तोल रहे हैं। महारानी, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, अनजान न बनो। आज दरबार में वसक नाम के किसी आदमी ने आपको पानी के विषय में साधारण बातें बताई, तो आपने उसे पुरस्कार में सोने की 200 स्वर्ण मुद्राएं दे डाली। क्या यह झूठ है? नहीं, यह सच है। महारानी, आदमी के जीवन में पानी का महत्व सोने से ज्यादा है। आदमी सोने के बिना जीवित रह सकता है, पर पानी के बिना नहीं। महाराज, आप भ्रम में न रहें। अगर आज खजाना खाली हो जाए तो सारा राज कार्य रुक जाएगा। सोना पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पानी के लिए बस घड़े को कुएं में डालना पड़ता है। महाराज, ठीक है महारानी, मैं तुमसे इस विषय पर 8 महीने पश्चात बात करूंगा। इस बीच राजा सुहेल ने वसक की सलाह पर चलते हुए पूरे राज्य में कई नहर, तालाब खुदवाए, नदी पर बांध बनवाए। वर्षा का मौसम आया। इस बार तो बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई। हमें किस बात की चिंता है? वर्षा हो न हो, हमारे महाराज ने राज्य में जो नहर, तालाब खुदवाए हैं, उनसे सिंचित जल से काम चला लेंगे हम तो। उस वर्ष वर्षा हुई ही नहीं, तब वास्तव में ही किसानों ने नदी, तालाब और बांधों में सिंचित जल से खेती को सींचा। एक दिन वर्षा न होने से महारानी, तुमने देख लिया होगा कि पानी का मोल कितना है। मैं समझता हूँ कि वसक को सोने की 200 मुद्राएं देना उचित ही था। महारानी को धन का अहंकार था। महाराज, आप यह क्यों भूल जाते हैं कि नहर, तालाब और बांध बनवाने के लिए आपको राजकोष का सोना ही खर्च करना पड़ा। सोना न होता तो वसक आपके पास पानी का महत्व बताने कभी नहीं आता। महाराज, वसक ने आपको जो भी बताया, सोना पाने के लिए ही बताया था। प्रबलंबा की बात सुन राजा सुहेल खिन्न उठा। महारानी, इस विषय पर हमने 8 माह के बाद वार्तालाप करने का निर्णय लिया था। अभी 8 माह बीतने में 5 दिन शेष हैं। महाराज, 5 दिन बाद भी मेरा यही निर्णय होगा जो आज है। अगले दिन महारानी, संसारपुर से दूत आया है। संसारपुर से दूत आया है? क्या सूचना लाया है वह महाराज? महारानी, सूचना ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी महाराज गंभीर रूप से बीमार हैं। ओह, पिताजी महाराज बीमार हैं? हाँ महारानी, तुम आज ही उनका हालचाल मालूम करने संसारपुर चली जाओ। मैं अकेली जाऊं? आप नहीं आएंगे? नहीं महारानी, इस समय मुझे एक विशेष कार्य है, उसे निपटाकर मैं बाद में संसारपुर आऊंगा। इस समय तुम ही चली जाओ। ओह! उस दिन महारानी प्रगलंबा संसारपुर रवाना हो गई। शीघ्र ही उसका काफिला घने वन में जा पहुंचा। जब वे वन के काफी अंदर तक पहुंच गए, सैनिक, हमें प्यास लग रही है, खोज कर हमारे लिए पानी लाओ। जो आज्ञा महारानी जी। काफी देर हो जाने के बाद भी जब सैनिक वापस नहीं लौटा। उफ, प्यास से गला सूखा जा रहा है और सैनिक अभी तक पानी लेकर नहीं लौटा। उसने दूसरे सैनिक को आज्ञा दी, जाओ तुम पानी लेकर आओ। जी महारानी जी। एक एक करके 5 सैनिक पानी की खोज में गए तो सही, पर वापस नहीं लौटे। क्या माजरा है यह? 5 सैनिकों का कहीं अता पता नहीं है। कहाँ गए वे? औरतों और सारथी का भी कहीं पता नहीं है। उसी समय, जो कुछ भी तेरे पास है सब मुझे दे दे, नहीं तो तेरी मुंडी अलग कर दूंगा।
तुम कौन हो? तू नहीं जानती मुझे? मैं डाकू शमशेरा हूँ। तुम डाकू शमशेरा हो? ज्यादा बकवास न कर और चुपचाप अपने सारे आभूषण उतारकर मुझे दे दे। महारानी प्रलंबा ने ऐसा ही किया। जा, तेरी जान बख्शता हूं मैं। डाकू अपने घोड़े पर चढ़ वहां से 9-2-11 हो गया। डाकू के जाने के बाद उसकी प्यास पुनः जागृत हो उठी। चारों ओर कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। अगर मुझे थोड़ी देर और पानी नहीं मिला तो मैं प्यासी ही मर जाऊंगी। तभी एक ऋषि उधर से गुजरे। ऋषिवर, आपके कमंडल में पानी तो होगा? हाँ देवी, है। ऋषिवर, मैं पुंठी की महारानी प्रगलंभा हूँ। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। इस समय आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पर वादा करती हूँ यदि आप मुझे पानी से भरा अपना कमंडल दे दें तो मैं पुंठी जाकर आपको मालामाल कर दूंगी। मैं धन माल लेकर भला क्या करूंगा देवी? महान ऋषिवर, धन माल के बिना संसार में कुछ नहीं है और आप कह रहे हैं कि धन माल का आप क्या करोगे? देवी, लगता है आपको अपने धन का घमंड है। तुम पानी का मूल्य चुकाने की बात कर रही हो, पर मेरे कमंडल का जल तो अमूल्य है। मैं इसे धन माल के बदले क्यों दूं भला? यह कह ऋषि अपने रास्ते पड़ गया। उफ, गले में प्यास के कारण आग सी लग रही है। तभी एक राहगीर उधर से गुजरा। देवी, आप इस बियावान वन में अकेली क्या कर रही हो? राहगीर भाई, मैं प्यास से मरी जा रही हूँ। तुम मुझे 2 घूंट पानी पिला सकते हो? देवी, आप अच्छे कुल की धनवान स्त्री प्रतीत हो रही हो, फिर भी पानी के लिए याचना कर रही हो। इस समय मेरे लिए पानी दुनिया की सबसे अनमोल चीज है राहगीर। देवी, मुझे राह में एक ऋषि मिले थे। उन्होंने बताया था कि तुम उनसे पानी खरीदने की बात कर रही थी। हाँ, यह सच है, लेकिन अब आप पानी को अनमोल बता रही हैं। तब मैं नहीं, मेरा अहंकार ऋषि से बोल रहा था। तो अब आप अपना दृष्टिकोण बदल रही हैं क्या? ऐसा ही समझना राहगीर। तब ठीक है, मैं अभी आपको पानी पिलाता हूँ। तत्पश्चात, लीजिए देवी, पानी पीजिए। प्रगलंबा ने तब अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर वह राहगीर से बोली, राही, आप मेरे लिए देवदूत के समान सिद्ध हुए। आप ना आते तो मैं वन में प्यासी ही मर जाती। अच्छा? हाँ, आपने पानी पिलाकर मेरी जीवन रक्षा की है। आज पानी मुझे अमृत के समान लगा। क्या मैं अपने जीवन दाता का नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम जानकर क्या करेंगी आप? क्या आप मुझे अपना परिचय नहीं देना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब अपना परिचय बताइए। मेरा नाम वसक है देवी। प्रगलंबा के मस्तिष्क में मानो धमाका हुआ। वसक? वही वसक जो कुछ माह पहले पुंठी के दरबार में आए थे? हाँ, मैं वही वसक हूँ महारानी जी। तो आप मुझे जानते हैं? हाँ देवी, मैं प्रथम दृष्टि में ही आपको पहचान गया था। ओह! प्रगलंबा सोच में पड़ गई। यह देख महारानी जी, शायद आप सोच रही हैं कि जो व्यक्ति पानी पर भाषण देकर सोने की 200 मुद्राएं पुरस्कार में ले सकता है, वह पानी पिलाने का क्या मूल्य लेगा? यह सुन प्रगलंबा चौंकी। बताइए, पानी के पिलाने के बदले आप कितना धन चाहते हैं? क्षमा करें महारानी जी, मैं विद्या दान के बदले पुरस्कार लेता हूँ, लेकिन प्यासे को पानी पिलाना तो मानव धर्म है। मानव धर्म अमूल्य है महारानी जी। वसक ने यह कह प्रगलंबा से विदा ली। आज मुझे पानी की कीमत मालूम हुई है। तभी सैनिक सारथी एक साथ वापस लौटे। लीजिए महारानी जी, पानी लीजिए। अब मैं पानी पी चुकी हूँ। महारानी जी, यह क्या? आपके आभूषण कहाँ गए? शमशेरा डाकू हमसे लूट कर ले गया हमारे आभूषण। तब वे पुनः संसारपुर की ओर चल पड़े। सांझ ढले महारानी प्रगलंबा संसारपुर पहुंची। पिताजी महाराज, आप तो ठीक ठाक हैं। आओ बेटी, मुझे क्या हो सकता है भला? आप भले चंगे हैं, तो आपका दूत पुंठी आपके रोगी का समाचार लेकर क्यों पहुंचा था पिताजी महाराज? हमने तो कोई दूत पुंठी नहीं भेजा बेटी। ओह, तो फिर वह कौन था जो दूत बनकर महाराज सुहेल के पास पहुंचा था? कौन हो सकता है वह? एक दिन प्रगलंबा संसारपुर रुकी। तीसरे दिन, पिताजी महाराज, अब मैं पुंठी वापस जाना चाहूंगी। अच्छा बेटी। प्रगलंबा ने पिता से विदा ली। जब वह पुंठी पहुंची, आओ महारानी, अब तुम्हारे पिताजी महाराज का स्वास्थ्य कैसा है? आप संसारपुर क्यों नहीं पहुंचे महाराज? संसारपुर तो तभी जाता जब राजा संसार सेन बीमार होते।
तो आपको पता था कि हमारे पिताजी महाराज बीमार नहीं थे? बिल्कुल पता था महारानी। तो फिर आपने हमें वहां क्यों भेजा? तुम्हें पानी की कीमत मालूम हो सके महारानी। पानी की कीमत? यह आप कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं महाराज? साफ साफ कहिए ना। ठीक है महारानी, मैं अब असली विषय पर आता हूँ। याद है तुम्हें, आज से 8 महीने पूर्व तुमने सोने को पानी से श्रेष्ठ बताया था। हाँ, बताया था। तुम्हारा वही भ्रम तोड़ने के लिए हमें यह सब नाटक रचना पड़ा महारानी। नाटक? हाँ महारानी, हमें इसके लिए तुम्हारे पिता की बीमारी का झूठा नाटक रचना पड़ा। ओह, वन में जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटा वह भी हमारे नाटक का एक हिस्सा था महारानी। क्या? हाँ महारानी, वन में जो ऋषि तुम्हें मिला था वह नकली ऋषि था, हमारा भेजा हुआ। ओह, और तो और महारानी, शमशेरा डाकू के रूप में हम स्वयं तुमसे वन में मिले थे। वह आप थे महाराज? हाँ महारानी, वह मैं ही था। तब आपने हमसे डाकू बनकर आभूषण क्यों छीने महाराज? ताकि तुम्हें सोने की अहमियत मालूम हो सके। ओह, वसक का तुमसे वन में राहगीर बनकर मिलना भी हमारे नाटक का हिस्सा था महारानी। महारानी, अब बताओ, तुम अपनी जगह ठीक थी या मैं? सोना श्रेष्ठ है या पानी? महाराज, मुझे और ज्यादा शर्मिंदा ना करें। मुझे पानी की कीमत मालूम हो चुकी है। अब मैं कभी भी आपको विद्वानों को पुरस्कार देने से नहीं टोकूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मुझे खुशी है महारानी कि तुम्हें अपनी गलती का पता चल गया है। इस घटना के दूसरे दिन ही जब एक विद्वान राजा सुहेल के दरबार में पधारा। महारानी, ये महानुभाव शास्त्रीय संगीत के प्रकांड पंडित हैं। इन्हें हम पुरस्कार दे सकते हैं या नहीं? लगता है महाराज ने हमें अभी तक क्षमा नहीं किया है, तभी ऐसा पूछ रहे हैं। तब राजा सुहेल ने उस विद्वान को उचित पुरस्कार प्रदान किया। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।